का संघर्ष लगातार जारी है। सरकार से उनकी कई मांगे हैं, लेकिन सरकार लगता है अभी फिलहाल उनकी बात सुनने के मूड में नहीं है। आज फिर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मंजीत सिंह पटेल, जो ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, उनका संगठन इस काम में जुटा हुआ है। मंजीत जी, अब तो सरकार ने कल ही सदन में ये भी साफ कर दिया कि डीए को मर्ज करने का कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं है। तो ये भी पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा। जी, जी, जी। विक्रांत जी, एक बात आपको याद दिलाऊँगा कि आपको याद होगा कि जनवरी में ही हुँ। जब 15-16 जनवरी को भारत सरकार ने पे कमीशन के गठन का अनाउंसमेंट किया था, हाँ, उससे ठीक कुछ दिन पहले मतलब हाँ, 10-12 दिन पहले हाँ, संसद के एक सवाल के जवाब में हाँ, इन्हीं माननीय वित्त राज्य मंत्री जी ने कहा था हाँ, कि पे कमीशन के गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हुँ, लेकिन किया, हाँ, 10-15 दिन के बाद ही किया। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि प्रस्ताव अभी नहीं है, हाँ, प्रस्ताव आने में टाइम कितना लगता है? हुँ, दबाव बनाया जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा, तो प्रस्ताव आ जाएगा। हुँ, अगर सारे संगठन इसकी डिमांड करने लग जाएँ, तो 1 जनवरी 2024 को ही डीए 50% हो गया था। हाँ, अगर इस बात को उठाया जाए, सदन पर उठाया जाए, तो सरकार को कम से कम पे कमीशन से पहले ही हाँ, बैक डेट से जब डीए 50% हुआ था, वहाँ से डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करना पड़ सकता है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हाँ, लेकिन सरकार पर दबाव बनाने की ज़रूरत है। भले ही सरकार नाना-नाना करती रहे, लेकिन करना पड़ेगा उसको। सरकार ने नियम बनाया था, 50% जब डीए हो जाए तो उसको बेसिक में मर्ज कर दिया जाए हुँ, और अभी सरकार लगातार 2 साल से इस पैसे को बचा रही है। हाँ, कर्मचारियों का हक है, मार रही है वो हाँ, और अभी सरकार ने ये भी कहा कि पे कमीशन को आने में कम से कम 1.5 साल लगेगा। हाँ, 18 महीने का तो उन्होंने टाइम माँगा है, तो हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि 18 महीने प्लस 6 महीने इम्प्लीमेंटेशन में, तो 18 और 6 24 महीने यानी 2 साल निकल गया, 2 साल और लोगे, हाँ, तो 2 साल 4 साल हो गया। हाँ, तो 4 साल तक कर्मचारियों का लगातार इतना बड़ा नुकसान होना, ये हाँ, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। हाँ। मैं आपको बता दूँ ये कम से कम आज की डेट में हर कर्मचारी का 10% वेतन इसकी वजह से कम बन रहा है। फिटमेंट फैक्टर जो आएगा सो आएगा। हाँ। कम से कम उसे 1 जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ वेतन मिलना चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि सरकार पे दबाव बनाएँगे, दबाव तो आप लोग बहुत चीज़ों का बना रहे हैं, जी। सरकार सुन कहाँ रही है? अगर सरकार, जैसा आपने खुद कहा कि इन 4 सालों में कम से कम 10% हर कर्मचारी का पैसा एक तरह से सरकार खा रही है, जी। जो उसके हक का उसे मिलना चाहिए। हुँ, हुँ। और अभी जब तक 8 पे कमीशन नहीं आएगा, तब तक कोई रास्ता भी नहीं जी। दिखाई दे रहा। तो ये तो कर्मचारियों के साथ और पेंशनर्स के साथ नाइंसाफ़ी है। अ, मैं यही बात तो बार-बार कह रहा हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है और ये सरकार जो कर रही है, सब कुछ सोच समझ करके, जानबूझ करके कर रही है। सरकार ने लाख मना करने के बावजूद यूनिफाइड पेंशन स्कीम डाली हुँ, और 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प खोला गया था। हाँ, 2 बार, 3 बार सरकार ने उसकी तिथि बढ़ा ली, हुँ, एक्सटेंड कर ली। हुआ क्या? हुँ, लोगों को पसंद नहीं आई, लोग हुँ, नहीं जा रहे हैं। आज 29 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है करीब-करीब। हुँ, उसमें से 1 लाख लोगों ने भी इसको पसंद नहीं किया, यानी 1/29 पर हम हैं। तो फेल हो गई। हुँ, सरकार अगर समझेगी नहीं कर्मचारियों की समस्या को, ब्यूरोक्रेट्स अगर इस बात को समझेंगे नहीं कि उनकी डिमांड क्या है, उनकी हुँ, परेशानी क्या है, वो अपने चश्मे से देख रहे हैं। कर्मचारियों की समस्या को कर्मचारियों के चश्मे से देखना पड़ेगा, तब जाकर के समाधान निकलेगा। वो जब तक नहीं होगा, तब तक ये कोलिजन संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन मंजीत जी, आप लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, दिल्ली में भी आप लोग आंदोलन किए, लेकिन ओपीएस का मांग हो या बाकी जो मांग है कर्मचारियों की, सरकार का रुख कहीं पर भी लचीला या इस तरीके का नहीं दिख रहा कि वो कर्मचारियों के हक में या पेंशनर्स के हक में बात करते हुए दिखाई दे। पेंशनर्स से खूब बात हो रही है, वो लोग तो इतने इस समय खफा हैं कि मानिए मत, उनको ऐसा लगता है कि सरकार, जबकि वो सबसे बड़े प्रबल समर्थक वर्ग थे, जी। अब उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हो गया। अ, विक्रांत जी, मैं आपको छोटी-सी घटना याद दिलाता हूँ। हुँ, हम लोगों ने पहला एकीकृत आंदोलन 30 अप्रैल 2018 को यानी कि मोदी सरकार में किया था। पेंशन के मसले पर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए जो पहला आंदोलन हुआ वो 30 अप्रैल 2018 को रामलीला मैदान में हुँ, हम लोगों ने किया। तब भी लोग यही बात कहते थे कि हुँ। अरे मोदी सरकार है, झुकेगी नहीं, हाँ, मानेगी नहीं, अब तो 2004 से जो चीज़ें चलती आ रही 14 साल हो गया, 15 हुँ, साल हो गया, अब कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन फिर आप देखिए 1 अप्रैल 2019 को सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन को 40% बढ़ाया। हुँ, कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी 40% कंट्रीब्यूशन बढ़ा के, 10 से 14% किया। फिर 30 मार्च 2021 को कोरोना के दरमियान सरकार ने उसी एनपीएस में डेथ और डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प दे दिया। हुँ, फिर 30 मार्च 2021 के बाद 2022 में
22 और 23 में सरकार ने उन सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने की छूट दे दी जिनका विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 से पहले का था। ठीक है? इसके बाद सरकार ने एक कदम और चली। सरकार ने फिर एक बदलाव किया और ये कहा कि पहले 3 पेंशन फंड मैनेजर थे, एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई। अब सरकार ने क्या किया, पेंशन फंड मैनेजर 12-14 कर दिए। अब कर्मचारी अपनी मर्जी से फंड मैनेजर चूज कर सकता है। फिर सरकार ने एक नया गजट लेकर के आई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो मैं तो ये कहूंगा कि 2018 से हम लगातार सरकार को झुकाते आ रहे हैं, लगातार सरकार को अपनी बात मनवाते आ रहे हैं। हाँ, ये सच बात है कि जितना हम चाहते थे अभी उतना नहीं मिला है, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रास्ते भी सरकार कम से कम 80% ओपीएस पर आ चुकी है। 20% की समस्या बची है, हमारा कंट्रीब्यूशन हमको वापस हो जाए तो ओपीएस की समस्या खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार झुकी नहीं है, नजरिया वाली बात है, कौन किस नजरिए से देखता है। हम तो ये मानते हैं कि थोड़ी सी कोशिशें और करनी बाकी हैं कि अंजाम हमारा बेहतर होगा। आज हालांकि एक थोड़ी सी राहत की खबर यह है कि आज सरकार ने बताया संसद में कि पेंशनर्स का भी रिवीजन किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत आशंका थी कि एट्थ पे कमीशन में पेंशनर्स का रिवाइज करेगी या नहीं करेगी। आज सरकार ने बताया कि वो भी विचाराधीन है एट्थ सीपीसी, तो पेंशनर्स के लिए थोड़ी राहत की खबर है। विक्रांत जी, जब 25 मार्च को वैलिडेशन एक्ट आया था, जिसे पेंशन डिस्टिंग्विशमेंट लायबिलिटी वैलिडेशन एक्ट कहा गया था, तभी से ये बात चल रही थी। मैं खुद इस मसले पर बोल रहा था कि पेंशनर्स को प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसमें प्रॉब्लम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के एम्प्लॉइज को। जो आदमी अगर यूपीएस को ऑप्ट कर लेगा और पे कमीशन से पहले रिटायर हो जाएगा, उसकी पे रिवाइज नहीं करेंगे, उसकी पेंशन रिवाइज नहीं होगी, ये प्रॉब्लम है। पेंशनर्स के साथ प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो लोगों के शायद समझने में दिक्कत हुई या शायद दबाव बनाने के लोग। अब तो वित्त मंत्री जी ने 2 बार बोल दिया इस मुद्दे पर कि हम पेंशनर्स की पे रिवाइज करेंगे, जैसा होता आया वैसे ही करेंगे। और आज आप खुद ही कह रहे हैं कि संसद में एक सवाल के जवाब में इसको क्लैरिफाई कर दिया है। तो ये समस्या नहीं थी। समस्या आज भी ये है कि जो आदमी 31 दिसंबर 2025 तक अगर रिटायर हो गया और 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू होना है, तो क्या उस पेंशनर को पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर बात होनी चाहिए, इस पर बात नहीं हो रही है, इस पे कोई क्लैरिटी देने को तैयार नहीं हो रही है। मैं लगातार पूरे देश से कह रहा हूँ कि ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यूपीएस को सरकार ने कहा ये फंड बेस्ड पेंशन पॉलिसी है। जो लोग रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं, वही लोग इसमें यूपीएस में गए हुए हैं। उनके साथ ये दिक्कत होगी अगर मान लीजिए 2036 में जब भी कभी पे कमीशन आएगा, उससे पहले जो लोग रिटायर हो जाएंगे उनके साथ समस्या खड़ी हो जाएगी। इस सवाल को संसद भवन में उठाया जाना चाहिए, संसद के सदन में उठाया जाना चाहिए। एक सवाल आपसे मंजीत जी, क्योंकि जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी आप लोगों के साथ हैं, वो भी बेचारे संघर्ष कर रहे हैं देश की सीमा पर, वो भी उसी तरीके से लड़ते हैं, उसी तरीके से रक्षा करते हैं हम लोगों की, लेकिन उनकी पेंशन को लेकर के मुद्दा नहीं सुलझ पा रहा। हाई कोर्ट ने उनके फेवर का फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अब असम राइफल्स के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कल परसों कहा है कि 3 महीने के अंदर सरकार इस मसले पर फैसला ले। उन्होंने भी मांग की है कि हमें सेना के एट पार पेंशन मिलनी चाहिए। तो इस मामले में सरकार का रुख बड़ा संवेदनहीन, जो पूर्व सैनिक हैं वो लोग ये कह रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि सबसे पहले मैं कहूंगा कि उन्हें अर्धसैनिक क्यों कहते हैं। अर्ध का क्या मतलब, वो आधा सैनिक है क्या? अरे जब देश में जब हमला होता है, बाहरी किसी दुश्मन से युद्ध चल रहा होता है, उस समय सेना बॉर्डर पे रहती है, उसके अलावा यही पैरामिलिट्री बॉर्डर पे रहती है। और हर रोज जितनी भी आपके पास सूचनाएं आती हैं कि कौन कहाँ शहीद हो गया, उनमें से 90% यही लोग होते हैं। तो पहली बात, उन्हें अर्धसैनिक कहा जाना बंद किया जाना चाहिए। अर्धसैनिक नहीं है, पैरामिलिट्री फिर भी एक शब्द ठीक लगता है, लेकिन अर्धसैनिक तो वो उपयुक्त ही नहीं है। वो भी सैनिक हैं, उनके बराबर ही काम करते हैं, उनके जैसे उनके वेतन भत्ते और सुविधाएं होनी चाहिए। और ये मैं तो स्वागत करता हूं कि माननीय हाईकोर्ट दिल्ली ने जो एक कल डिसीजन दिया है कि असम राइफल्स के संदर्भ में, और सरकार को कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर ये तय करें कि उनकी पेंशन, वेतन, भत्ते सब कुछ सैनिकों की तरह होने चाहिए। पहले से भी कुछ केसेस चल रहे हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, क्योंकि हमारे अर्धसैनिक बल, जिनको पैरामिलिट्री से आप कह रहे हैं, वो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। उनकी नौकरी बहुत कठिन होती है, बहुत विषम परिस्थितियों में रहते हैं। 20 साल के बाद नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे केसेस में बहुत सारे लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं 20 साल के बाद। तो सरकार से ये गुजारिश है, इस मामले में हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने का प्रावधान करें और उनको
से कम इन जवानों को, जिनसे हम सब सुरक्षित हैं, वही सुरक्षित नहीं होंगे तो देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा। तो उनको सबसे पहले ओपीएस में शामिल किया जाना उनका चाहिए। बेसिकली उनका ये भी कहना है कि भाई चाहे नक्सली को खत्म करने की मुहिम हो सरकार की, या फिर बॉर्डर की बात हो, वो भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके शामिल होते हैं। और नक्सली मूवमेंट को मिटाने में तो हमने देखा है किस तरह की भूमिका पैरामिलिट्री पैरामिलिट्री निभाती जी है। करते हैं। हाँ, तो उसके बावजूद, और उनका यही कहना है कि सरकार इस मसले पर उनकी तरफ बिल्कुल देखना ही नहीं चाहती। और कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, उसको भी आपने चुनौती दे दी ऊपरी कोर्ट में, और ऊपरी कोर्ट में अब मामला अटका हुआ है। विक्रांत जी, यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत की सरकार भारत के रक्षा करने वालों के खिलाफ जाकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और वो भी किस लिए? उनकी पेंशन के खिलाफ। जो मतलब जो है, जो आदमी 20 साल 25 साल बॉर्डर पे रह करके किसी तरह जिंदा बच करके आया देश की सुरक्षा करके, और वो उसको पेंशन ना मिले सही से, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि उसे एनपीएस में ही रखा जाए। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और नहीं हो सकता है। अच्छा, अब क्योंकि 8 पे कमीशन की बैठकें भी शुरू हो गई, तो मंजीत जी मेरा आखिरी सवाल यही है कि क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से, क्या आप लोगों से कुछ पूछा जा रहा है, कुछ समझा जा रहा है? क्योंकि कर्मचारियों की बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि हमारी बात उस तरीके से पहुंच नहीं पाती। विक्रांत जी, सबसे जो अभी 8वें पे कमीशन का जब से आधिकारिक गठन हुआ है, तब से बहुत सारे संगठन भी कोशिश कर रहे होंगे, हमने भी कोशिश की है। और अभी आज फिर हमारी जो कार्मिक मंत्रालय के मंत्री जी हैं, उनके निजी सचिव साहब से हमारी बैठक हुई है। और जो है 7 अक्टूबर को भी हमारे पेंशन सेक्रेटरी साहब के साथ इस मसले पर बैठक हुई है, क्योंकि भले ही जो पे कमीशन है उसको, उसका गठन का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है, लेकिन चूंकि कार्मिक जितने भी हैं उनका संबंध सीधे सीधे कार्मिक मंत्रालय से होता है, तो उनसे हमने गुजारिश की है कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन को जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दिया जाए। जितनी भी आगामी बैठकें हो रही हैं, देश में 2 तरह के कर्मचारी बन गए हैं, एक वो जो पुरानी पेंशन लेने वाले हैं ओपीएस वाले, और दूसरे वो जो है जो एनपीएस से अफेक्टेड है। तो उनके संबंध में तमाम चीजें नई बदलती रहती हैं, वो सारे कानून हमको नहीं मिले हैं जो पहले के लोगों को मिले हुए थे। तो हमने उनसे गुजारिश की है। उम्मीद है कि अभी क्या है कि 8वें पे कमीशन को ऑफिस ही नहीं मिला है, पहले उनको दफ्तर मिल जाए, कार्यालय मिल जाए, फिर उनकी बैठकें शुरू होंगी, फिर उनके शेड्यूल जारी होंगे। तो जब तक बैठक शुरू नहीं होती है, तो उससे पहले की रणनीति है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन पहले सुनिश्चित कराएं। तो हमें भरोसा है कि सरकार जो है हमारे रिप्रेजेंटेशन पर विचार करेगी कि ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन पे कमीशन के साथ साथ बैठकों में शामिल हो। लेकिन मंजीत जी, ये भी कहा जाता है कि कर्मचारियों के इतने सारे संगठन और संगठनों की जो आपसी राजनीति है, हाँ, उस कारण भी कर्मचारियों का नुकसान होता है। क्या आप लोगों को भी ये लगता है कि एक पेज पर आकर कर्मचारियों के हितों की बात होनी चाहिए? देखिए ये क्योंकि लड़ाई तो सबकी एक ही है, हाँ, मंजिल भी एक ही है। नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा कि सबकी लड़ाई एक है। बहुत सारे लोग लड़ाई एक दिखाते तो है, लेकिन उसके अंदर कुछ और चलता है। लड़ाई तो दिखाएंगे कि ये ओपीएस की है, अंदर से वो पॉलिटिकल चल रही है कि किसी राज्य में जाएंगे, 10,000 लोगों की भीड़ जुटाएंगे, कहेंगे ये सरकार जो वर्तमान सत्ता में है ये हमें ओपीएस नहीं दे रही, अब हम इसके खिलाफ जो दूसरा विपक्षी दल है उसके साथ में जाएंगे और वोट फॉर ओपीएस चलाएंगे। तो वो लड़ाई नहीं हुई। सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई का मतलब है कि वो सरकारी कर्मचारी है, सरकार से लड़े, सरकार के साथ वार्ता करे और सरकार के साथ अपनी बात रखे, सरकार के साथ विरोध करे। ये तरीका, हम अपने आंदोलन को पार्टियों को नहीं बेचते हैं, ना विपक्ष को बेचते हैं, और ना ही जो सत्ता में पार्टी है उसके लिए, उसके फेवर में हम करते हैं। हमारा काम है सरकार से बात करना, सरकार से लड़ना, और हम खुद सरकार का पार्ट है। वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो इलेक्टेड पार्ट है और हम सिलेक्टेड पार्ट है, बस इतना ही अंतर है। तो देश में देखिए, आजादी की लड़ाई से बड़ी कोई लड़ाई नहीं है। और आजादी की लड़ाई में भी एक दिन मैं सारे जितने संगठन लड़ रहे थे उस लड़ाई को, तो मैंने उनको काउंट करना शुरू किया, तो 200 से ज्यादा संख्या पहुंच गई उनकी। इंपॉर्टेंट ये है विक्रांत जी कि लड़ाई जारी रहनी चाहिए। अगर एक संगठन 9 नवंबर को धरना प्रदर्शन करेगा, तो वो अगर दोबारा संगठन करेगा तो उसको 1 साल लग जाएगा उस मुद्दे पर। तो 1 साल तक आप शांत रहेंगे तो सरकार भी शांत हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमने 9 नवंबर को किया है तो कोई दूसरा बंदा आकर के अगले दिसंबर में भी करे इसी चीज की डिमांड को लेकर के, तो सरकार पर लगातार दबाव बनता है। ये एक रणनीति है। रही बात कि इतना बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोग हैं, इतने कर्मचारी हैं,
तो हर नेता की अपनी सोच है, अपने तरीके से काम करेगा और पता नहीं किस वक्त किसकी स्ट्रेटजी काम आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है, लोग तो ये कहते हैं ना कि ये वोट के अलावा कोई बात नहीं सुनती, और जब तक राजनीतिक दबाव सरकार पर ना बने वो सरकार उस वर्ग की बात नहीं सुनती। ये वोट की देखिए, हम कर्मचारी लोग हैं, हम वोट की बात करते नहीं हैं आमतौर पर। अगर मैं वोट की बात करूं तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं 2023 का। 2023 में दिसंबर में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश इनके चुनाव हुए थे और वहां वोट फॉर ओपीएस चलाया लोगों ने। और मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया था। अशोक गहलोत जी ने और भूपेश बघेल जी ने किया। 10 दिसंबर को जब उनका नतीजा आया और पूरा कैंपेनिंग हुई थी, जब नतीजा आया तो बैलेट पेपर में भी वो पेंशन बहाल करने वाले हार गए और सत्ता से भी बाहर हो गए। अभी आप देख लीजिए, बिहार के चुनाव हुए, बिहार के चुनाव में भी वोट फॉर ओपीएस चला, कुछ लोगों ने चलाया, उनकी स्ट्रेटजी थी, मैं तो ये कहूंगा वही है, उनकी रणनीति थी। हासिल क्या हुआ? जो संगठन चला रहे थे उस संगठनों पे ठप्पा लग गया कि ये फला फला पार्टी के एजेंट हैं, फला फला पार्टी के लिए आंदोलन कर रहे हैं या फला फला पार्टी के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। हासिल क्या हुआ उससे? अब जो सत्ता में सरकार आ गई, मैं हरियाणा की बात करूं, जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए, अभी 2 साल पुरानी बात है, हरियाणा विधानसभा के जब चुनाव हुए तो वहां भी यही हुआ। अब वो जिसके लिए कैंपेनिंग की गई वो सत्ता में नहीं आई। अब ये आप ये बताओ कि जिस संगठन ने वोट फॉर फलानी फलानी पार्टी चला दिया, अब सत्ता में दूसरी पार्टी बैठी है, उससे बात कैसे करेगा? आपने अपना आखिरी हथियार चला दिया। आखिरी हथियार तो यही है, वोट की ताकत जिसे आप कहते हैं। इसके बाद क्या है? ऐसा तो है नहीं वो सुसाइड कर लेगा, ये तो करेगा नहीं, ना किसी को मार डालेगा। वोट आखिरी ताकत है और हम वी आर नॉट द पब्लिक। पब्लिक से जुड़े जरूर हैं लेकिन हम पब्लिक नहीं है, हम सरकार ही हैं, सरकार का पार्ट है। तो हमें अपने आंदोलन को इस तरह की गतिविधियों से, मेरा ये मानना है, हमारे संगठन का ये मानना है, इस तरह की गतिविधियों से बचाना है। अपने आंदोलन पर किसी भी पार्टी का, ना सपा का, ना बसपा का, ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, किसी भी पार्टी का ठप्पा नहीं लगने देना है। हमारा आंदोलन पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है। हम ये चाहते हैं, हम इस तरीके से काम करते हैं। हम आंदोलन करते हैं, उसके बाद टेबल टॉक करते हैं, बात करते हैं। आपने देखा होगा अभी हमने 9 नवंबर को धरना किया तो उसके बाद माननीय वित्त राज्य मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, 2 बार मुलाकात हुई, लगातार एक दिन के अंतराल पर 2 बार मुलाकात हुई। उनको हमने सारी चीजें समझाई कि क्या कमी रह गई है, उसको दूर करना है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ हमें फिर से बिठाया जाए इस मसले पर, हम इस मुद्दे का समाधान निकालेंगे। अभी भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। ये हमारा काम है कि प्रॉब्लम कहां पर है, कैसे रिजॉल्व की जा सकती है, समझाने का। हम समझाएंगे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को और वो अगर समझ गए तो वो फिर आपको समझा लेंगे। चलिए मंजीत जी, उम्मीद की जाती है कि सरकार आप लोगों की बात सुनेगी और जो कर्मचारियों की दिक्कतें उन पर हल निकालने की कोशिश करेगी। हालांकि कहा यह जाता है कि सरकार बिना दबाव के आजकल किसी को उस तरीके से नहीं देती। किसानों को ने दबाव बनाया तो उनके बिल वापस लेने पड़े। तो उम्मीद यह है कि कर्मचारियों का भी दबाव जो बना हुआ है उस पर सरकार कुछ सुने। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों से बातचीत करने के लिए।